हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में। तो आज बच्चों प्रारंभ है एक नए चैप्टर का जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय जिसको आप सेट्स के नाम से जानते हैं। और यार ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे बोरिंग करने वाला ये चैप्टर है, मुझे ज़्यादा बोर करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट कंप्लीट करवाऊँ। तो रिया हेलो बेटा गुड इवनिंग, मुस्कान हेलो बेटा जय श्री कृष्णा, शिव हेलो बेटा हेलो गुड इवनिंग। अभी बेटा जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा उसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 को प्रारंभ करें। सेट्स इसलिए बच्चों यहां पे पढ़ना जरूरी है क्योंकि सेट्स के बाद जो आप यहां पे संबंध फलन पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा यूज आपको मिलेगा सेट्स का। ओके, तो यहां पे सेट्स बेसिक है वैसे तो, ठीक है ना, 11th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको डीपली पढ़ाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा जो कि काफी जरूरी है, ठीक है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, लोग वगैरह से रिलेटेड सब कंप्लीट है। मापांक फलन में जो भी पढ़ा है सब कंप्लीट हो गया बच्चों। अब मापांक फलन में कभी दिक्कत तो नहीं आएगी? क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे? बिल्कुल पूरा क्लियर है। चलिए, इसमें एक और पार्ट था बेटा, लॉग फंक्शन में पूर्णांश और भिन्नांश निकालना, अंकों की संख्या निकालना। तो कभी बीच में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचना कि सर ने ये मुझे पढ़ाया नहीं है। वैसे बेटा ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको फिर भी लघु गुणक का एक पार्ट है पूर्णांश भिन्नांश वाला, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। पंकज बेटा अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक का सब क्लियर है। पंकज बेटा आप क्लास में उपस्थित हो भी या नहीं हो मुझे एक बार बता दो, ठीक है। चलिए, तो समुच्चय सेट्स जिसके बारे में हर एक बच्चे, हेलो बेटा पंकज गुड इवनिंग। कल बेटा आप क्लास में नहीं थे और आज भी क्लास में लेट आए हो तो समय का ध्यान रखिए। मैं अगर क्लास में 1 या 2 मिनट भी लेट हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही होगी, वरना बच्चों हम 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहते हैं, चाहे कोई सा भी बच्चे का लेक्चर्स हो, कोई भी सी भी क्लास हो, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चा चैप्टर प्रोग्रेस में अगर बात करें हम समुच्चय की, समुच्चय आपके 11th क्लास का पहला चैप्टर है और बहुत आसान भी है। समुच्चय जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? सेट्स के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं समुच्चय के बारे में कि समुच्चय क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण। काफी बार बच्चों क्वेश्चंस में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, बच्चों क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पता ही नहीं लग पाता है कि आखिरकार हमें दिया क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं उससे हमारे कोई क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर होंगे कई बार। इसके बाद बच्चों हम समुच्चयों के प्रकारों पर बात करेंगे, इसके बाद हम समुच्चयों की संक्रियाओं पर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर्वनिष्ठ हो गया, सम्मिलन हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डी मॉर्गन लॉ, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा हम वेन आरेख पर बात करेंगे और वेन आरेख आपका कंप्लीट होते सेट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बच्चों को इसके बारे में सब कुछ पता है कि हाँ सर हमें तो सब कुछ आता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्या लगता है सेट्स के बारे में? कितने बच्चों को लगता है कि हाँ सर सेट्स तो मुझे आता है? क्या होता है सेट्स की डेफिनेशन? अगर बच्चों आपको सभी को आता है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा सेट्स क्या होता है, समुच्चय, कोई बच्चा बता सकता है समुच्चय क्या होता है? किसी भी बच्चे को पता हो, थोड़ा आइडिया हो? सेट्स समुच्चय मतलब ग्रुप, समुच्चय मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। चलिए, नहीं सर अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। किसी भी बच्चे को नहीं पता सेट्स के बारे में? कितने बच्चे चलो ये कह रहे हैं
कि सर वस्तुओं का या अवयवों का संग्रह होता है। संग्रह, ग्रुप का मतलब क्या होता है? इकट्ठे, 3-4 चीजें इकट्ठे हो जाए तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है डिफाइंड कलेक्शन। डिफाइंड कलेक्शन से क्या मतलब है बेटा आपका? ठीक है ना, डिफाइंड कलेक्शन मतलब क्या होता है? चलिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट बोलते हैं। चलिए, बच्चा यहां पे कह रहा है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित, ये सुपरिभाषित शब्द क्यों यूज में लिया है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है सुपरिभाषित? देखो यार, मेरा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में अगर मैं कहूं कि बेटा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में बिल्ली है, ठीक है, हाथी है, रेलगाड़ी है और बस है। ये मेरा एक समुच्चय ये है, मतलब कि एक ग्रुप बना हुआ है, बिल्ली है, हाथी है, रेलगाड़ी है, बस है। क्या ये मेरा ग्रुप समुच्चय है? क्या मेरा ये ग्रुप जो है वो समुच्चय है क्या? ये ग्रुप मेरा समुच्चय नहीं है। आप कोई सा भी ग्रुप बना रहे हो वो डिफाइंड, एक बच्चे ने जैसे बोला कि डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड से अच्छा है बेटा वेल डिफाइंड, परिभाषित से अच्छा है सुपरिभाषित। ठीक है, ये सेट नहीं है, वेरी गुड, ये सेट नहीं है बेटा। ठीक है ना, सेट ये नहीं है। और वस्तुएं हमेशा भिन्न भिन्न होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो इसको हम सेट्स नहीं कहेंगे। रेलगाड़ी का अलग यहां पे है, रेलगाड़ी अलग हो गई, हाथी अलग हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना सेट्स क्या होता है बेटा। अगर मैं समुच्चय की डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं समुच्चय या सेट्स के बारे में, तो आप सभी को इतना पता होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं, भिन्न भिन्न वस्तुओं या अवयवों, भिन्न भिन्न वस्तुओं या अवयवों का सुपरिभाषित, सुपरिभाषित या हम कहेंगे इसको वेल डिफाइंड। भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न वस्तुओं या अवयवों, अवयव कहते हैं जो उसमें उपस्थित होते हैं, वस्तुएं भी कहते हो कभी कभी। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर जैसे कि बात करें इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कि सर समुच्चय क्या होता है, हमें तो अभी भी नहीं समझ में आया। तो यार बच्चों मैं आपको कहूंगा ऐसा कलेक्शन आप किसी से भी पूछो, किसी से भी पूछो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको हर कोई सेम बताए। जैसे कि यार बच्चा अगर मैं कहूं यहां पे उदाहरण प्राकृत संख्याएं, उदाहरण के लिए बच्चा मैंने बोल दिया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे चाइना में चले जाओ, चाहे इंडिया में, किसी भी इंसान से पूछोगे तो वो नेचुरल नंबर का मतलब क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 और ये चलता जाएगा। समझ में आया? वो ग्रुप जिसमें मैं किसी से भी पूछूं तो उसको उसका आंसर पहले से ही पता हो, उसको उसका आंसर पहले से ही पता हो। क्या ये बात समझ में आई? ये बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है समुच्चय को। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? समुच्चय को। और ये क्या होते हैं बेटा? ये होती है अवयव। ठीक है ना, समझ में आया? वेरी गुड पंकज। भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेट्स कहलाते हैं। सेट्स मतलब समुच्चय कहलाते हैं। अगेन
उदाहरण, ठीक है। अब यहां पे बेटा जैसे मैं कहूं दुनिया के 5 खूबसूरत दुनिया के 5 अभिनेता ये बेटा मैंने एक उदाहरण लिया है, दुनिया के 5 खूबसूरत अभिनेताओं का संग्रह। क्या ये संग्रह आपका समुच्चय होगा या नहीं होगा? दुनिया के 5 खूबसूरत अभिनेता, दुनिया के नहीं तो बोलो तो हिंदुस्तान के, इंडिया के 5 खूबसूरत अभिनेता या अभिनेत्री, जो भी आप अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो ये क्या सेट है बच्चों? पहले तो मुझे ये बताइए, आंसर मुझे बताइए, क्या ये सेट होगा या नहीं होगा? ये सेट नहीं है। वेरी गुड बेटा रिया, सेट नहीं होगा। पंकज भी कह रहे हैं सर सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है यार? क्योंकि अगर मैं किसी इंसान से पूछ रहा हूं इंडिया में, तो वो पहले तो कहेगा कि मुझे शाहरुख खान पसंद है, कोई कहेगा कि मुझे सलमान खान पसंद है, कोई कहेगा अलग अलग नाम, ठीक है ना। किसी और इंसान के पास जाऊंगा तो वो कहेगा यार मुझे तो राजकुमार राव पसंद है, ठीक है। कोई कहेगा मुझे रणवीर कपूर पसंद है, रणवीर सिंह पसंद है, मुझे तो पुराने, अगर आप अपने पापा से पूछोगे तो वो और जवाब देंगे, मुझे तो धर्मेंद्र पसंद है, मुझे जितेंद्र पसंद है, मुझे तो राजकुमार पसंद है, ठीक है ना। ऐसे नाम वो अभी के नाम नहीं लेंगे। आप यही चले जाओगे पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान के नाम लेंगे, वहाँ के जो अभिनेता हैं वो कहेंगे सबसे खूबसूरत है। अगर आप चले जाओगे यूएस में तो वो वहाँ के 5 नाम लेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये फिक्स नहीं हो रहा खूबसूरत किस, अगर कोई कहेगा कि यार मेरे को तो खूबसूरत अब्दुल कलाम जी लगते हैं, वो सबसे अच्छे इंसान है इसलिए खूबसूरत है मेरी नज़रों में। तो यहाँ पे बच्चा ये क्या है, मैं कहूँगा समुच्चय नहीं है। क्या बोलूँगा बेटा? ये समुच्चय नहीं है। जहां पे वेल डिफाइंड ना हो, आपको आंसर अलग अलग मिले दुनिया के हर कोने में, वो क्या होता है बच्चों? सेट नहीं होता, ठीक है ना, सेट नहीं होता। इसी तरीके से मैं कहूं कि इंडिया की या भारत की 5 खूबसूरत नदियां, तो आप नहीं बता सकते हो कौन सी खूबसूरत सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये आप नहीं बता सकते हो। क्या बच्चों ये क्लियर हुआ सभी को? ऐसे सेट्स नहीं होते हैं। चलिए और कुछ उदाहरण बच्चों, और कुछ उदाहरण, जैसे मैं कहूं विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्याओं का संग्रह, क्या ये बच्चा समुच्चय है या नहीं है? विषम अभाज्य संख्याओं का संग्रह, क्या ये सेट होगा? क्या ये समुच्चय है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक समुच्चय होगा, क्योंकि विषम अभाज्य संख्याएं, जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल ए ले लूं तो ये कितना होता है बेटा? 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। क्या मेरे बच्चों समझ में आया? सेट है, बच्चे कह रहे हैं सेट है, ठीक है। अब यार बच्चों एक चीज यहां पे हमेशा ध्यान रखना, समुच्चय को इंपॉर्टेंट है, समुच्चय को
अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर समुच्चय की बात आए ना बेटा, तो जैसे यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, एन हो गया, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और यहां पे समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर बेटा अवयवों की बात आए, कभी भी अवयवों की बात आए तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट मत करना। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आगे। ठीक है, ये सब है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे बेटा एक चीज है, जैसे एक उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण है, मैंने यहां पे कह दिया कि जेड, जेड का मतलब होता है बेटा इंटीजर, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर में बच्चों क्या होते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब -3 हो गया, -2 हो गया, ए हो गया, 0 हो गया, 1 2 3, ये बच्चा आपके पूर्णांक संख्या है। अगर मुझे ये व्यक्त करना हो, मुझे अगर ये व्यक्त करना हो कि 1 इस जेड में है, यदि 1 अवयव, यदि एक जो या -1 अवयव समुच्चय जेड में हो, तो इसे ध्यान देना, मैं ये लिखूंगा -1 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो इसे से व्यक्त करते हैं। अगर कोई बच्चों अवयव को व्यक्त करना है किसी समुच्चय में कि यार ये अवयव, तो हमेशा क्या आता है बेटा, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, -1 कहां पे उपस्थित है भाई, जेड में है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे 3, तो आप बोलोगे बिलोंग्स टू ए, ए मतलब यहां पे जेड है। क्या ये बेटा सही है? 3 जेड में उपस्थित है, मतलब कि एक पिताजी है और ये इसके बच्चे हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा -1 जेड का बच्चा है, तो बिलोंग्स टू लगाऊंगा कि -1 किसका बच्चा है, जेड का बच्चा है, 3 किसका बच्चा है, जेड का बच्चा है, मैं कहूंगा 5 किसका बच्चा है, जेड का बच्चा है 5, क्योंकि 5 क्या होता है, इंटीजर होता है। मैंने कहा यहां पे 2.5, क्या ये बच्चों जेड का बच्चा होगा 2.5, तो आप बोलोगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कि यहां पे मैं बोलूंगा कि 2.5 जेड समुच्चय में, इंटीजर में, ठीक है, 2.5 जेड समुच्चय में उपस्थित
नहीं है। हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं इस चीज को लेके कि यार अगर कोई समुच्चय किसी समुच्चय में है और कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो इन दोनों में अंतर होता है। क्या होता है? दोनों में अंतर होता है। ध्यान देना, अगर किसी अवयव को, आपको बच्चों बता दूं, किसी अवयव को मुझे समुच्चय के अंदर बताना है, अगर मुझे किसी समुच्चय को, ठीक है ना, समुच्चय में किसी अवयव को बताना है तो हमेशा बिलोंग्स टू आता है। लेकिन आगे बच्चों हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक समुच्चय है, एक समुच्चय है मेरे पास ए, ठीक है ना, ये जो ए समुच्चय है ये समुच्चय बी के अंदर है। कैपिटल लेटर है तो बेटा क्या होंगे? समुच्चय ही होंगे। ये भी एक समुच्चय है, ठीक है, ये भी एक समुच्चय है। आप आगे एक उपसमुच्चय पढ़ोगे बेटा, आगे उपसमुच्चय का मतलब वह समुच्चय जो किसी के अंदर उपस्थित हो, ठीक है। तो आपको अगर बताना है कि यार ए जो समुच्चय है वो बी के अंदर उपस्थित है, तो इसके लिए बेटा एक साइन आता है, ये इस तरीके का सी। अगर किसी समुच्चय को किसी समुच्चय के अंदर बताना है तो ऐसा सी वाला साइन लगता है। लेकिन अवयव के लिए बच्चों हमेशा, अवयव के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम? अवयव के लिए हमेशा बिलोंग्स टू लगाते हैं, एप्सिलॉन लगाते हैं। समझ में आया बच्चों? समुच्चय समुच्चय तो यहां पे ऐसा वाला चिन्ह लगेगा, ये भी एक समुच्चय है, लेकिन यहां पे समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी में उपस्थित है, ठीक है। सबसेट बेसिकली कहते हैं, उस समुच्चय कहते हैं, वो अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन अभी ऐसे ही बता दिया मैंने कि आपका ये कंफ्यूजन तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि एप्सिलॉन कब यूज होता है और ये जो सी वाला साइन है वो कब यूज होता है। सबको क्लियर है? यस और नो? बाकी के बच्चे सो रहे हैं, अच्छी नींद निकाल रहे हैं, बोर हो गए अभी से ही, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बोलो। जल्दी से रिप्लाई सभी बच्चे करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं जब सब रिप्लाई करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सबको क्लियर हुआ ये समुच्चय वाला कंसेप्ट कि अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो उसे हम ऐसे व्यक्त करते एप्सिलॉन से। क्लियर है? पंकज, मुस्कान, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं समुच्चय का निरूपण। देखो, समुच्चय का निर्माण दो विधियों से करते हैं, या समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण दो विधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। समुच्चय को कैसे व्यक्त करते हैं? दो विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला होता है बेटा रोस्टर या सारणीबद्ध। रोस्टर रूप होगा या सारणिकबद्ध रूप होगा। क्या होता है बेटा? रोस्टर रूप होता है या फिर सारणिकबद्ध रूप होता है, ठीक है। टेबुलर भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, सारणिकबद्ध, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब ये सभी बच्चों को पता होता है कि रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। आप सभी को अभी तक मैंने जितने भी
उदाहरण दिए वो सारे के सारे उदाहरण बेटा रोस्टर रूप वाले हैं। सेट रोस्टर फॉर्म, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। सेट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेबुलर, ये LAR होता है, टेबुलर फॉर्म। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें अवयवों को अर्ध विराम चिन्ह द्वारा पृथक करते हैं और मंझले कोष्टक के द्वारा इसको बंद करते हैं। सिंपल सा है। इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें अवयवों को अर्ध विराम का मतलब बेटा क्या होता है, कोमा, अर्ध विराम चिन्ह द्वारा पृथक करते हैं, ठीक है। अवयवों को कैसे पृथक करते हैं, अर्धविराम चिन्ह द्वारा पृथक करते हैं तथा मंझले कोष्टक बंद करते हैं। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अगर मैं कहूं 10 से छोटे, उदाहरण के लिए बच्चों अगर मैं कहूं 10 से छोटे विषम संख्याएं, 10 से छोटी विषम संख्याएं, तो 10 से छोटी विषम संख्या क्या होगी बेटा, 1, 3, 5, 7 और 9, ये होती है बच्चों 10 से छोटी विषम संख्याएं। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? आप यहां पे देखोगे अवयवों को हमने कैसे पृथक किया है, कोमा लगा के और मंझले ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या सभी को समझ में आई? मंझले ब्रैकेट द्वारा, ठीक है। मंझला कोष्टक होता है ये, इसको कहते हैं मंझला कोष्टक, ठीक है। हाँ, अगेन एक और उदाहरण, B बराबर AEIOU। आपको पता है ये भी कोई समुच्चय है, ठीक है ना, ऐसे ही मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, ये है बेटा स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं AEIOU, तो यहाँ पे ये एक समुच्चय है, अवयवों को कोमा के द्वारा पृथक किया गया है और मंझले कोष्टक द्वारा बंद किया गया है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पे बेटा एक नोट लगाना इंपॉर्टेंट, यहां पे एक नोट लगाना। नोट क्या होगा बेटा, ये रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में ध्यान देना बेटा, रोस्टर रूप में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये बात बच्चा दिमाग में डाल देना, जो भी रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म में कभी भी अवयवों को दोबारा नहीं लिखा जाता, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे एक उदाहरण दिया, स्कूल शब्द को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे पास एक स्कूल शब्द है, स्कूल शब्द को रोस्टर रूप में
व्यक्त कीजिए। क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पे ए लगा दूंगा और ये एस हो गया, ये सी हो गया, ये एच हो गया, ये ओ हो गया और ये एल हो गया, बस ये लगाऊंगा। 2 बार ओ आ रहा है बेटा, 2 बार नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ओ सिर्फ 1 बार आएगा। और सभी जो अक्षर हैं उनके बीच में मैंने क्या लगा दिया बेटा, कोमा लगा दिया। SCHOL। वेरी गुड शिव, शिव बहुत बढ़िया। स्कूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे जो अवयव होते हैं वो अवयव रिपीट नहीं होते। यहाँ पे जो अवयव होते हैं वो अवयव रिपीट नहीं होते। क्लियर है सभी बच्चों को? चलें आगे। इसको बेटा हम सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। दिमाग से कभी कभी एग्जाम में ये बोल दे रहते हैं कि सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करो, तो बच्चा कंफ्यूज कि सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। अरे भाई, रोस्टर रूप ही सारणीबद्ध रूप है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगेन यहाँ पे बेटा सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्या था बच्चा, पहला तो हमने देखा रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप या गुणधर्म रूप। अगेन बच्चों यहां पे ध्यान रखना, ये कौन सा होता है भाई, अभी अभी एक बच्चे ने लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म भी बहुत आसान है। यहां पे क्या करना है हमें, मतलब थोड़ा सा आपको ये परेशान कर सकता है, लेकिन अगर ये चीज आ गई ना बेटा, उसके बाद परेशानी खत्म हो जाएगी आपकी सब, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जूझना पड़ सकता है, लेकिन ये एक बार आ गया तो सब खत्म। समुच्चय निर्माण में क्या होता है कि इसमें अवयवों के एक विशेष गुण को विशेष गुणधर्म को, विशेष गुण को कह दो या विशेष गुणधर्म को कह दो, विशेष या एक समान, विशेष भी कह सकते हैं और समान भी कह सकते हैं, वह सभी अवयवों में एक समान गुणधर्म हो। इसमें अवयवों के एक समान गुणधर्म को, एक समान गुण को एक अचर के साथ, अचर से ज्यादा बेटर है चर लिख दो, एक चर के साथ, एक चर के साथ व्यक्त करते हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां पे बच्चा जगे हुए हो ना यार, सो तो नहीं गए हो ना, मुझे कभी कभी लगता है। इस विधि में क्या करते हैं बेटा, इस विधि में अवयवों का एक विशेष गुण लेते हैं जो समान गुण होगा सभी अवयवों में, उसको एक चर के साथ व्यक्त करते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो नहीं आया समझ में, थोड़ा और डीप में जाके बताओ कि कैसे। देखो, आपके पास प्राकृत संख्या है
उदाहरण के लिए मैंने आपको कह दिया, आपको दे रखा है n बराबर 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि इनका विशेष गुण क्या है कि ये एक प्राकृत संख्या है? ये तो हो गया बच्चों कौन सा वाला रूप, ये हो गया हमारा रोस्टर रूप, ठीक है। लेकिन अगर क्या मैं इसको किस में बदल सकता हूं, समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने यहां पे लिखा a बराबर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, किसी चर से व्यक्त करोगे, x से होगा, x से व्यक्त करोगे। अब यहां पे x क्या होगा बेटा, आपका नेचुरल नंबर होगा, खत्म। ये डबल कॉलम यहां पे आपको दिख रहा होगा, और x क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर हो तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। ये इसके विशेष गुण को बता रहा है कि हाँ भाई x क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, x मतलब नेचुरल नंबर है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन, अगर मेरे पास यहां पे अवयव समुच्चय b है, 1 2 3 4 5, अब ये आ गया, तो मेरे को b को, अब ये क्या है बेटा, ये है रोस्टर रूप, ये क्या है बच्चा, रोस्टर रूप। लेकिन इस रोस्टर रूप को मुझे किस में व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो मैं b को कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। मैंने लिख दिया कि यहां पे एक अचर है x, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि x क्या है भाई, x है नेचुरल नंबर। अच्छा, x नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर तो क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी हो रहा है, 5 भी होता है, ठीक है। या आप यहां पे ऐसा भी कह सकते हो, आपने x क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर है। आप यहां पे ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पे जो x होगा, ठीक है, यहां पे जो नेचुरल नंबर होगा या तो n की वैल्यू या x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 से लेके इसको ऐसे, इसको मैं और आगे ले जाता हूं, जिससे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू n। लेकिन ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करते हैं इसको, बहुत सिंपल लेते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया यहाँ पे x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पे कोमा लगा के मैं ये भी कहूँगा कि x की जो वैल्यू होगी वो एक तो 1 के बराबर और यहाँ पे 5 के बराबर। अब यहाँ पे बाउंडेशंस हो गए, x नेचुरल नंबर है, लेकिन x की वैल्यू मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकता हूँ, 1 से भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो x का मान होगा, x का मान 6 से छोटा होगा। x की वैल्यू जो होगी वो 6 से छोटी होगी। अब 6 से छोटी क्या होती है, 6 से छोटी तो यार 5.5 होता है, 5.9 होता है, लेकिन मुझे कहा है कि x नेचुरल नंबर है, तो मैंने कहा 6 से छोटा नेचुरल नंबर तो 5 होगा, मतलब 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे इसके विशेष गुण को क्या कर दिया, यूज करके मैंने समुच्चय निर्माण रूप बदल दिया। हाँ, ये भी कर सकते हो मुस्कान, बेटा आपका भी सही है, इसको ऐसे भी जैसे मुस्कान ने लिखा वो भी सही है बेटा, ये भी सही है। b बराबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां पे x की वैल्यू 5 या 5 से छोटा, ये भी बिल्कुल सही है। 1 से 5 तक लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जो प्री डिफाइंड हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। नेचुरल नंबर मुझे पता है कि 1 से ही स्टार्ट होगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पता हो कि नेचुरल नंबर का मान 5 से कम होगा, अब 5 से कम 1 तक ही होगा, ये पता है, ठीक है। क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही है।
चलिए एक अगेन बेटा यहां पे अगर यहां पे कोई समुच्चय ए है 1/2, ठीक है, और 1/3, 1/4, 1/5, या यहां पे मैं और भी कह सकता हूं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये बेटा रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। व्यक्त कीजिए। अब आपको बच्चों यहां पे क्या दे रखा है, एक कौन सा रूप दे रखा है, ये रोस्टर रूप दे रखा है। आप इसको अभी क्या करेंगे, एक विशेष गुण में ले आओ। जैसे यहां पे 1 है तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 + 1। फिर यहां पे देखोगे बच्चा ये 2 हो गया तो मैं बोल सकता हूं 1 + 2। अगेन यहां पे ये 3 है तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 + 3। फिर यहां पे ये प्लस नहीं है, कोमा है साइड में, तो कोमा लगा देना। ओके, 4 है तो 1 + 4, और 5 है तो 1 + 5, ठीक है। अब पहले तो मैंने इसको एक विशेष गुण में बदल दिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, a = मैंने बोलूंगा यहां पे x, ठीक है, x, और यहां पे x बराबर क्या है बेटा, x बराबर है n/1 + n। यहां पे मैंने x लिखा, x की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे n/1 + n, और मैंने यहां पे बोला कि n क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है। अब अगर मैंने n सिर्फ नेचुरल नंबर बताया तो ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसको एंड भी तो करना पड़ेगा, अनंत तक नहीं जा सकता। तो मैं यहां पे बोलूंगा n का मान 5 से छोटा होगा। तो यहां पे ये क्या रूप हो जाता है बेटा, ये रूप हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो यहां पे x, पहले तो मैंने क्या लिखा, चर, फिर चर से ये क्या फॉर्मूला कुछ बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा था। फिर मैंने बोला n की वैल्यू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों किया, क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकती है, नहीं तो कोई सी भी वैल्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलें आगे, एक बेटा और उदाहरण दे रहा हूं, एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समुच्चय ए है, समुच्चय ए बराबर यहां पे दे रखा है x, x बिलोंग्स टू यहां पे नेचुरल नंबर, तथा x बराबर है 2 की पावर। हाँ, 2 की पावर क्या कह दूं, n कह देता हूं क्वेश्चंस में। हाँ, 2 की पावर n कह देते हैं, 2 की पावर n, या x को मैं कुछ भी नहीं कहूं यहां पे, n x बराबर मैंने दे दिया। इसको ऐसे चलते हैं, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। यहां पे x इक्वल्स टू है 2 की पावर n, तथा n बिलोंग्स टू यहां पे है नेचुरल नंबर। अब इसको रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। जल्दी से बताओ बेटा, इसको रोस्टर रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है।
अभी तक हम क्या कर रहे थे, रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बच्चे ने लिखा है सर a बराबर, आपने लिखा 2 की पावर n, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी, फिर 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2, 4, 8, 16, 32, खत्म। ठीक है, क्या बेटा समझ में आया ये? वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। शिव, बहुत बढ़िया। पंकज बेटा आपका आंसर नहीं मिला है मुझे, आपका आंसर बेटा नहीं मिला है अभी तक। क्या दिक्कत है बेटा पंकज आपको? क्लियर नहीं हो रहा बेटा, आपको पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत लग रही हो तो बता दो। समुच्चय निर्माण रूप आसान है। क्लियर हुआ सभी को? तो दो तरीके के होते हैं बेटा यहाँ पे, रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। आप समुच्चय निर्माण रूप में एक विशेष गुणधर्म से व्यक्त करते हैं और रोस्टर रूप में आप कोमा लगा के व्यक्त करते हैं। चलिए कुछ यहाँ पे और प्रश्न है जो कि बहुत आसान प्रश्न है। एक समीकरण का हल है, उसको आप किस में परिवर्तित करिए, रोस्टर रूप में। तो आपको पता है कि बेटा इसके हल क्या क्या होंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है। यहां पे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, तो यहां पे बेटा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे अगर इसको मैं रोस्टर रूप में लिखूं तो a इक्वल्स टू लिखूंगा -2 और 1, ये आंसर। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। आंसर तो एटलीस्ट आप लिख सकते हो बेटा। अगर इसको रोस्टर रूप में बोला है ना, तो आप सिर्फ इसको -2 1 के रूप में नहीं लिखोगे, आप ऐसे ऐसे लिख के आओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस प्रश्न में क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। सिंपल सा प्रश्न है, समुच्चय ए है, ठीक है ना। आप सबसे पहले इसकी विशेष गुणधर्म ढूंढोगे, 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। अब यहां पे बच्चा आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर है, ये 1 होता है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना लिख दूंगा, ये हो जाएगा बेटा x, और x बराबर ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, ठीक है। एंड n क्या होगा यहाँ पे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, खत्म। एंड लिख सकते हो या तथा लिख सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। -2 था, 2 नहीं था, ठीक। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? आई थिंक सबको इस कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आसान है, बहुत बढ़िया। एंड लिख दूं या कोमा लगा दूं, बात एक ही है। चलिए इसको करते बेटा, इसको एक बार आप अभी अभी बता दिया यार, ये तो आप खुद कर लेना, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सेम का सेम क्वेश्चन करवाया बेटा अभी अभी, इसका मुझे समुच्चय निर्माण रूप करना है। तो मुझे पता है कि ये कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू यहाँ पे x, और x बराबर कितना हो जाएगा भाई, n अपॉन n+1,
एंड यहाँ पे मैं कहूँगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 6। खत्म। क्लियर है? मुस्कान खंडेलवाल बेटा n स्क्वायर क्यों किया आपने? हाँ ठीक है, ये क्योंकि स्क्वायर था। ठीक ठीक, हो जाएगा नहीं बेटा, हो गया। अब क्या करोगे, हो गया है वो। ठीक है, अब और एक थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक चलेगा। ये तो आई थिंक आपको चेंज करना आ गया। अब किसी भी क्वेश्चन में आप इजीली चेंज कर सकते हो। ये सब समुच्चय निर्माण रूप हो गया। एक बच्चा कह रहा है, मुस्कान कह रही है n बिलोंग्स टू n और n लेस देन 8। नहीं यार बेटा, 8 थोड़ी नहीं होगा, 7 लिखते अगर आप लिखते तो। इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, मुस्कान गलत है यार, यहाँ पे x बराबर n अपॉन n प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और आप लिखोगे n लेस देन 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 6 तक ही तो चला ही है, 1 + 6 ही तो होगा, 6, 7 थोड़ी नहीं होगा। हाँ, n लेस देन 7, ये आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे बच्चों समुच्चयों के प्रकारों की बात चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स भी मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी डायरेक्ट सेट्स के बारे में बोल दिया जाता है, और इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है। मतलब कि अगर कोई नाम ले तो उसके नाम में ही डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले रिक्त समुच्चय सबके बारे में बेटा बताऊं या फिर आप रिक्त समुच्चय? किसी को पता है रिक्त समुच्चय के बारे में? नहीं, रिक्त मतलब यहां पे बेटा नल और एम्प्टी। रिक्त एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे नल या आप इस तरीके से बच्चा, या तो यहां पे ऐसा फाई या फिर खाली ब्रैकेट, इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, गलत लिखा है बेटा रिया, गलत लिखा है, ये कभी मत लिखना। या तो फाई लिखो या फिर खाली ब्रैकेट लिखो। ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, वो एकल समुच्चय होगा, एक अवयव है उसमें। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत करना बच्चा, ऐसा मत करना। से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक अवयव नहीं, एक भी अवयव ना हो, एक की जगह दो अवयव हो तो। ठीक है, और यहां पे यदि 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 किसी समुच्चय में एक भी अवयव हो तो
अगर किसी समुच्चय में एक भी अवयव हो तो उसे अरिक्त समुच्चय कहते हैं। अरिक्त समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा, A इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ए और बी में से कौन सा रिक्त है और कौन सा रिक्त नहीं है, मुझे ये बताइए। ए और बी में से कौन सा रिक्त है और कौन सा रिक्त नहीं है? ए और बी में से कौन सा रिक्त और कौन सा रिक्त नहीं है? कौन सा अरिक्त होगा, कौन सा रिक्त होगा? ए और बी में से कौन सा रिक्त है और कौन सा अरिक्त है? आप बताइए। नेचुरल नंबर है x 2 से 3 तक। शिव कह रहे हैं ए, वेरी गुड। ये बच्चा कौन सा होगा? ये रिक्त होगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब फाई। रिक्त समुच्चय मतलब फाई, मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है, क्योंकि 2 और 3 के मध्य में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता। जबकि यहां पे देखूंगा तो यहां पे ये क्या होगा बेटा? अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे 1 और 4 के बीच में क्या होता है बेटा? एक तो 2 होगा और एक 3 होगा, ठीक है। तो एक भी अवयव अगर है तो वो अरिक्त हो जाता है। ए क्या है यहाँ पे? नल सेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगेन यहां पे बच्चों क्या होगा? एकल समुच्चय, या डेफिनेशंस नाम में ही पता चल रहा है। एकल समुच्चय को सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन सेट्स कहते हैं। क्लियर है? सिंगलटन सेट। क्लियर हुआ? तुम सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ तो बताओ, ठीक है। सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ तो बताओ। तो ये यार इसलिए भी बोरिंग लगता है क्योंकि डेफिनेशन में इसमें नाम मतलब कि नाम में डेफिनेशन आ जाती है। एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, वह समुच्चय जिनमें केवल, वह समुच्चय जिनमें केवल एक अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। पर एक अवयव हो, वही जो आप कह रहे थे बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना, सेम है, बिल्कुल सही। जिसमें एक अवयव हो। वेरी गुड पंकज, शिव, मुस्कान बेटा, क्लियर हो रहा, ठीक है। इसका तो उदाहरण भी बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एक बेटा होता है परिमित, एक होता है परिमित समुच्चय। मैं ऐसे ही बता देता हूं सारे सेट। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय की कोटि, इसके बाद अपरिमित समुच्चय, इसमें समान समुच्चय, समान या
और एक होता है बेटा तुल्य समुच्चय। ये कुछ समुच्चय हैं जिनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परिमित मतलब यहां पे होता है बेटा फाइनाइट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फाइनाइट, फाइनाइट ये तो उसमें तो समझ में आ गया, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। इसको थोड़ा और छोटा करके लिखना पड़ेगा, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अभी अभी बेटा हमने देखा था काफी ऐसे जिसमें निश्चित थी। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, a बराबर AEIOU। यहां पे आप देखोगे ये जो स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें सीमित संख्या होती है, अवयवों की संख्या निश्चित हो। और आपको कोटि का मतलब पता है? जिस अवयवों की संख्या परिमित समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होगी बेटा, वही परिमित समुच्चय की कोटि होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे Na की बात करूं, तो यहाँ पे कितने हैं अवयव? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसकी कोटि क्या है बेटा? 5 है। इसको ऐसे व्यक्त करते Na से। कैसे व्यक्त करते हैं यार? या इसको Na से। क्लियर है? अवयव की संख्या निश्चित हो तो परिमित, और परिमित में जो अवयवों की संख्या होती है वही उसकी कोटि कहलाती है। अब यहां पे बेटा वही इनफाइनाइट, अवयवों की संख्या असीमित। अवयवों की संख्या असीमित। निश्चित नहीं हो। ठीक है? जैसे बच्चों हमने देखा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये चलता जाएगा, निश्चित नहीं है, कितनी भी संख्या हो सकती है। अवयवों की संख्या अनिश्चित। वेरी गुड, निश्चित नहीं हो या अनिश्चित हो। ठीक है? समान समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिनमें अवयव समान हो। आपके पास बेटा दो समुच्चय दे रखे हैं। जैसे मैं बात करूं, A बराबर दे रखा है AEIOU, ठीक है। B दे रखा है यहां पे EAIUO। तो अवयव समान है, कोटि तो समान होगी सही, तो इसको मैं कहूंगा बेटा समान समुच्चय। ठीक है? अगर इनमें अवयव भी समान हो और उनकी कोटि समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं यार बच्चों? जल्दी से बताइए। जिसमें कि नेचुरल नंबर, जैसे कि, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सत्य बोले। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस और नो? क्लियर है?
क्लियर हुआ बच्चा? आगे चलें। चलिए एक मुझे बात बताइए कि जैसे कि यहाँ पे समान है और ये तुल्य है, दोनों में अंतर क्या होगा? यहाँ पे तो समुच्चय जिनमें अवयव समान हो, तो अवयव अगर समान है तो कोटि तो समान होगी, सही। यहाँ पे कोटि समान हो, कोटि का मतलब संख्या। अगर a बराबर मुझे दे रखा है 1 2 3 4, अगर b बराबर दे रखा है मुझे a b c d, तो आपको पता है यहाँ पे na और nb बराबर हैं, और अगर ये बराबर हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? तुल्य समुच्चय। क्या हो जाएगा बच्चों? तुल्य समुच्चय। क्लियर है? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? कोटि समान हो, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसमें अवयव असीमित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमित। ठीक है ना? जिसमें निश्चित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परिमित। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बच्चा आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां से बेटा इसका मान क्या आ रहा है? a बराबर, तो ये दे रहा है मुझे 1 और 2, तो मैं बोलूंगा ये कैसा है? ये परिमित है। ठीक है ना? परिमित है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये b बराबर कितना जा रहा है? +-2 होगा, तो -2 तो आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? +-2, क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो ओनली 2 ही लूंगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? एकल। या मैं इसको बोल सकता हूं परिमित। ठीक है? इसके बाद बच्चों ये c जो होगा ये 5 होगा। ठीक है? 5 क्यों होगा? क्योंकि x का मान 1/2 होगा, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर नहीं होता तो इसमें कोई भी नहीं होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं क्या? रिक्त समुच्चय। ठीक है ना? सारे बता दिए। रिक्त मतलब परिमित नहीं हो, परिमित है। x एक अभाज्य संख्या है नेचुरल नंबर में, तो यहां पे बच्चा ये क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 चलता जाएगा बेटा ये। तो ये कौन सा हो गया? ये बेटा हो गया अपरिमित। और यहाँ पे नेचुरल नंबर और x क्या है? विषम नंबर। तो यहाँ पे इस वाले समुच्चय की बात करें तो 1 3 5 के बाद ये कितना हो जाएगा भाई? 7 के बाद 9। तो आप देखेंगे ये भी क्या है? एक अपरिमित है। ठीक है? हाँ, लेकिन ये बेटा ये परिमित होगा, इसको अपरिमित ने मत बोलना। ये क्या है? एक परिमित है। अवयवों की संख्या निश्चित है भाई, 0 है, एक भी अवयव नहीं है। ठीक है? पांचवा अपरिमित, चौथा अपरिमित, पहले 3 परिमित होंगे। ठीक है ना? पहले 3 परिमित होंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बच्चा कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। रिक्त समुच्चय के बारे में बताना है। रिक्त समुच्चय बताना, इनमें से कौन सा रिक्त होगा कल डिस्कस करूंगा। एक यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन अभी समुच्चय नहीं पढ़ाया, तो मुझे बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये वाला भी बताना मुझे कल मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। ठीक है? तो आई होप आज की क्लास बेटा आपको समझ में आई होगी। बहुत बेसिक चैप्टर उठाया, आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, परेशान नहीं हुए होंगे। आसानी से हमने सारी चीज़ें पढ़ी, बेसिक चीज़ें पढ़ी। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तब हम अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बच्चा गलती करता है। अब आपको पता है ये अवयव नहीं, ये क्या है? ये एक समुच्चय है, और समुच्चय को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो मुझे पता है कि ये गलत है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है? तो कैसा लगा यार लेक्चर? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना सारे बच्चे।
कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई? ठीक है, बोर ज़्यादा तो नहीं हुए, परेशान ज़्यादा तो नहीं हुए, मैथ्स से डर तो नहीं लगा? सब मुझे कमेंट्स करके बताया करो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।